अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू कर रहे हैं हम, एटॉमिक एनर्जी लेवल। एटॉमिक एनर्जी लेवल अब अपने कन्वीनियंस के पर्पज से, कन्वीनियंस मतलब थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहे समझना, इसके लिए हम एटॉमिक एनर्जी लेवल्स को दिखा देते हैं टू डायमेंशनल। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक लाइन खींच दी, ठीक है, और इसके सबसे यहां पर हमने रखा, सपोज ये है न्यूक्लियस, ओके, और ये है फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि यहां पर n इक्वल टू 1 है। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। n इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट है ये, फर्स्ट ऑर्बिट। इसकी जो रेडियस होगी, यानी कि जो न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस देखें पहले ऑर्बिट की जो होगी, वो होगी 0.529 इंटू 1 स्क्वायर। अभी मैंने बात की इस फॉर्मूले की, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 0.529 इंटू 1 स्क्वायर ये रेडियस होगी, बिल्कुल ओके। अब हम बात करें अगर सेकेंड ऑर्बिट की दोस्तों, तो सेकेंड ऑर्बिट यहां पर मैंने ऐसे ही 2 डायमेंशनल हम डायग्राम बना रहे हैं, ओके। तो दोस्तों इसकी एनर्जी कितनी होगी? इसकी एनर्जी होगी E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है, अभी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर चर्चा हम कर लेंगे। अभी जस्ट आप थोड़ी देर के लिए ना ऐसे लिख लो उसको, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुना भी होगा जहां तक लोगों ने। एनर्जी की यूनिट होती है, जैसे एनर्जी की यूनिट होती है जूल, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे यूज किया जाता है, ओके। तो -13.6 इसकी एनर्जी है। अब हमने रखा सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पर है n इज इक्वल टू 2, ये है आपका सेकेंड ऑर्बिट। सो दोस्तों सेकेंड ऑर्बिट में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, 1s2 2s2 2p6। सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमने ड्रॉ किए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ज़्यादा हो गई, 3 6, यस 8 ही तो करना, 9 थोड़ी। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट हैं दोस्तों, इस तरीके से इन द सेकेंड ऑर्बिट। यहां पर जो एनर्जी लेवल है वो है E2 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 2 है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। तो आप सॉल्व करेंगे तो आता है -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहां पर इसके ऊपर होगा एक और थर्ड ऑर्बिट। ये 2 डायमेंशनल फिगर आपके समझने के लिए है, थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट, ओके। और यहां पर है n इज इक्वल टू कितना, 3। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं मैक्सिमम गाइज? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 3d10, 10 वो हो गए, 3p6 6 ये हो गए, 2 ये, है ना। 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पता नहीं कितने हो गए, 4 4 8 12, है ना, 13 14 15 16 17 18, ठीक है। पार्डन मी इफ कोई गलती लिखी मैंने, आई थिंक 4 4 8 12 16 16 19 लिख दिएगा, हाँ जी 18 सही है। अब इसमें होते हैं थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एनर्जी अगर हम देखें थर्ड ऑर्बिट की, तो गाइज E3 इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, अब मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना, ये मैं एनर्जी लेवल्स बताना चाह रहा हूं आपको। ये जो हमने कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन लिखा है दोस्तों, वो है एनर्जी लेवल, ये एनर्जी की बात हो रही है यहां पर, एनर्जी। एंड यहां पर हम ऑर्बिट्स में बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरा क्या है, एटम का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ओके। 3D में अभी हमने सर्कल के थ्रू समझने की कोशिश की इसको, ओके। तो अब हम समझना चाह रहे हैं इसका 2D, जिसको हम बार बार वहां पर यूज करेंगे सेमीकंडक्टर में। समझिएगा आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं। ये जो पहला लेवल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी लेवल है वो सबसे है लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल
एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू पे नहीं जाना है। वैल्यू इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको अगर समझना है तो थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट को क्लियर करता हूं, समझना मेरी बात ध्यान से। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि आपको इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस एटम से फ्री करना है, ध्यान से सुनना, आपको अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से फ्री करना है तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का पीछा छोड़ेगा। क्लियर है? अब जैसे n = 2 पर जो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उनको अगर आपको एटम से दूर हटाना है, न्यूक्लियस से दूर भगाना है, तो आपको -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल है इसका, मतलब हमें 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। अगर 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी आप दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ के भाग जाएंगे। समझ आई बात? ऐसे यहां पर थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इतनी एनर्जी आपने दे दी तो ये न्यूक्लियस को छोड़ के चले जाएंगे, एटम को छोड़ के चले जाएंगे। अब आपको एक चीज समझ में आना शुरू हो चुकी होगी कि जिसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, क्या उसके पास एनर्जी पहले से कम है? अगर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है उसको वहां से हटाने के लिए, न्यूक्लियस से हटाने के लिए, मतलब उसकी एनर्जी पहले से बहुत कम होगी, तभी आपको ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो छोड़ के जाएगा। अब जिसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब उसकी एनर्जी ऑलरेडी हाई है, सो हम बोलते हैं कि ये लेस नेगेटिव है, मतलब ये हाई एनर्जी पर है। तो ये लेवल है लोअर एनर्जी और यहां पर एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, एनर्जी इंक्रीजिंग है ये। तो देशवासियों कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आपको शुरुआत में लग सकता है कि सर ये तो 13.6 है, नेगेटिव है तो क्या हुआ, ऊर्जा है, नेगेटिव क्या मतलब पश्चिम की तरफ जा रही होगी। कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अगर इस इलेक्ट्रॉन को, इधर जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से किसी इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से हटाना है एटम से, तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इनको हटाना है तो -3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर है, तो 3.41 से काम हो जाएगा, ये 1.51 से काम हो जाएगा। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अब हम जितना ज़्यादा ऑर्बिट्स बढ़ाते जाएंगे, जितना हायर ऑर्बिट पे हम जाते जाएंगे, उतना ही हमको कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को एटम से हटा पाना आसान रहेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि अब सब कुछ जो स्टडी हम करेंगे वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही इर्द गिर्द चलने वाला है, क्योंकि सारी कहानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर ही डटी हुई है। सारा स्ट्रक्चर डिस्कशन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर होगा, क्योंकि ये ऑर्बिट इधर के जो लीस्ट, जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इतनी आसानी से न्यूक्लियस को नहीं छोड़ने वाले। उससे पहले तो ये सारे भाग जाएंगे। इतनी एनर्जी अगर आपने दे दी तो ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहाँ से, इनको तो खबर भी नहीं लगने वाली। फिर ये निकलेंगे, सबसे आखिरी में ये निकलेंगे। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, अब हमने यहाँ तक कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अब मैं इसको आप नोट कर लें पहले इस फिगर को, फिर कुछ पॉइंट एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी लेवल पे मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट at first orbit are at least energy level, are having, ऐसे लिखो, are having least, having या lower लिख लो, having lower energy, okay, as number of orbit increases, energy level of electron increases, energy level of electrons increases, okay। अब इसमें दो मिलीजुली डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपने किसी एटम को कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, ओके, या थोड़ी देर के लिए समझ लें मैंने इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दी, ओके। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये कहाँ जाएगा? हायर ऑर्बिट में जाएगा।
फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ओके, बैठा नहीं, घूम रहा है, रोटेट हो रहा है डेफिनेटली, ओके। फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है और आपने उस इलेक्ट्रॉन को जितना फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी दे दी। मतलब अगर हम देखें तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस है। इस इलेक्ट्रॉन को, सुनना ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये सेकंड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा? मतलब जब आपने इसको एनर्जी दी तो ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में पहुंच गया, मतलब हायर ऑर्बिट में पहुंच गया एनर्जी लेके। इसको हम बोलते हैं, इस बात को, इस इवेंट को हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ एटम या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप कर गया। जब हमने कुछ एनर्जी उसको प्रोवाइड की तो इस स्टेज को बोला जाता है कि एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट। और इस पूरी एक्टिविटी को या पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ एटम। बात समझ में आ गई? यानी कि लिखेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू higher energy level, this is called excitation of atom। एटम किस में चला गया दोस्तों? एक्साइटेशन स्टेट में चला गया। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर हम इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, उसको समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं। सो डोंट थिंक इन दैट वे कि हाउ वी विल प्रोवाइड दिस एनर्जी टू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली नॉट, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना है। सो दैट हमने ये जाना कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है जब उसके पास एनर्जी आएगी तो यहां से लेके यहां तक तो बीच में तो स्टेट है ही नहीं जहां पर ये बैठ पाएगा। ऑर्बिट्स में जा सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि कहीं भी यहां से लेके यहां तक बीच के इलेक्ट्रॉन, आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर कि यहां से ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी लेवल्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जा रहा है? वहां पर नहीं जा सकता। यही बोर्स थ्योरी है कि जब फर्स्ट में जाएगा फिर सेकंड में जाएगा फिर थर्ड में जाएगा। अंडरस्टूड है? क्लियर? अब मान लीजिए आपने इसको एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर दी कि ये एनर्जी सफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पर्टिकुलर एटम के जितने पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं उनको सबको क्रॉस करके निकल जाए, तो उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ एटम। थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझाता हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए गाइस, मैंने एक हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया, सपोज दिस इज अ हाइड्रोजन एटम, ओके, ये इसका न्यूक्लियस है। अब आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये रोटेट कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस। दिस इज द हाइड्रोजन एटम आई हैव टेकन, हाइड्रोजन एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है यहां पर। अगर हम इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को, ऑब्वियसली इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो कहां पर होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मान लीजिए, और सेकेंड ऑर्बिट का आप जानते हैं कितना है? -3.41 है। थर्ड ऑर्बिट का कितना है? -1.51 है। अब ध्यान से एक सिचुएशन समझना। मान लीजिए अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दूं। कितनी एनर्जी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैंने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी डिफरेंस को क्रॉस कर जाएगा और सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ के चला गया? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में है। बिल्कुल है, ओके। अब आपने सोचा कि ऐसा करते हैं, और देखिए अब इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ एटम। जब ये ऐसा हुआ तो हमने क्या बोला इसे? दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ एटम। ध्यान दीजिएगा, एक्साइटेशन ऑफ एटम किसी भी एटम की परमानेंट स्टेट नहीं है, इट इज जस्ट टेम्परेरी स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर पहुंचेगा, उसके बाद यहां से
10⁻⁸ सेकेंड के बाद ये वापस लोअर एनर्जी पर आ जाएगा, फिर उस समय ये एनर्जी रिलीज भी करता है। ओके, ये बात थोड़ा सा अभी बाद में समझेंगे, पहले ये जानते हैं। देखिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पर ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में स्विच कर गया। ओके, अभी भी ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, हालांकि अब अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। अब मान लीजिए ये 10⁻⁸ सेकंड का समय बीतने पर जैसे ही वापस आ गया यहां पर, फिर से इलेक्ट्रॉन यहां पर रीच कर गया। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया वापस। अब हमें यहां से, अब मैंने इसको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की। मान लीजिए मैंने इस बार इसे एनर्जी प्रोवाइड की लगभग 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अबाउट समथिंग। जैसे आपने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड की तो ऑब्वियस है कि -13.6, तो ये 12 अबाउट है ना, इससे थोड़ी कम ज़्यादा मान लीजिए, जो भी इसका यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है, कितना डिफरेंस होगा वॉट एवर जो भी होगा, लगभग 12 ही बैठ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा ये थर्ड ऑर्बिट में। तो क्या अभी भी इसने न्यूक्लियस को छोड़ दिया? नहीं, ये थर्ड ऑर्बिट में शिफ्ट हो चुका है। 10⁻⁸ सेकेंड तक यहाँ पर रुकेगा, फिर यहाँ से नीचे कूद आएगा, फिर वापस आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है एक्साइटेशन ऑफ एटम। एक्साइटेशन ऑफ एटम इज मींस व्हाट? आपने इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड की, तो उस इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी के थ्रू लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर अपलिफ्ट किया, खुद को शिफ्ट किया। और 10⁻⁸ सेकेंड के बाद, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टेट है एटम की, अब आप ये वापस क्यों आ गए? दिस इज अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ द एटम। स्टेबल स्टेट में एटम हैज टू बी गेट इन द नॉर्मल कंडीशन। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन जो है, नेचर है ये, है ना, इलेक्ट्रॉन हैज टू कम बैक ऑन द फर्स्ट लेवल अगेन, जो इसकी नेचुरल स्टेट है वहीं पर आना पड़ेगा इसको। अब मान लीजिए आपको लगा कि नहीं इतने से काम नहीं चल रहा, आपने क्या किया, दिस टाइम जैसे इलेक्ट्रॉन वापस आया, अब आपने क्या किया, इसको दिया एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी इसको। अब देखो क्या होगा, ये है वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाएगा। अब ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को छोड़ के चला गया, तो ऑब्वियस है कि इस पूरे एटम पर एक प्लस साइन आ गया। इसे हम बोलते हैं एटम का आयनाइजेशन। आगे चल के जब एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे होंगे हम, तो वहां पर एक शब्द मैं यूज करूंगा, आयनाइजेशन प्रोसेस। तो आपको थोड़ा सा यहां से एक शब्द का इसका आइडिया मैं दे रहा हूं। व्हाट इज आयनाइजेशन गाइज? आयनाइजेशन मींस आपने इस इलेक्ट्रॉन को इतनी पर्याप्त ऊर्जा दे दी, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री होके निकल गया बाहर, और अब ये बन चुका है फ्री इलेक्ट्रॉन। मुफ्त का इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री मींस फ्री टू मूव। ओके, दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव एनीवेयर। नाउ इट इज फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। नाभिक के अट्रैक्शन फोर्स से ये मुक्त हो चुका है। मान लीजिए आपको लगा अच्छा बहुत बढ़िया, 13.6 देने की बजाय आप सोच रहे हो अब ये तो भाग गया ना, अब आपने मान लीजिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने की बजाय इसको 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दी, तो जब ये इसको छोड़ेगा न्यूक्लियस को, तो बाहर जाकर भी इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, क्योंकि आपने 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी इसको। जब आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो एग्जैक्टली ये वो एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री कर देगी, लेकिन बाहर जाके इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी। बट आपने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा एनर्जी इसको दे दी, तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉन के अंदर बाहर पहुंचकर भी एनर्जी प्रेजेंट रहेगी। तो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे हियर। हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझा। अब आप छोटा सा एक पॉइंट लिख लीजिएगा, आयनाइजेशन ऑफ एटम, है ना। फिर इसके साथ ही आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अभी देखिए, अभी तक का जितना भी डिस्कशन है उसके बारे में लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट डायरेक्ट सिलेबस, बट टू एंटर इनटू द सिलेबस हमें जो फंडामेंटल चाहिए, एक बेस जो चाहिए था, वो हम बिल्डअप यहां तक कर रहे हैं। इस बेस के आगे अब पूरा स्ट्रक्चर आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स की तरफ एंट्री होगी, और पूरा हम उसका अध्ययन करेंगे वन बाय वन उसके एलिमेंट्स का। चलिए, तो सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, आयनाइजेशन ऑफ एटम। मैंने समझा दिया आपको इसको, क्या है इसका मतलब, कि हम जब किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर दें
कि वो एटम का इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाए तो हम उसे बोलते हैं आयनाइजेशन। और इस प्रक्रिया में एटम हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। इस पॉजिटिवली चार्ज एटम को बोला जाता है आयनाइजेशन ऑफ एटम। ओके, लिखिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन व्हेन वी प्रोवाइड लिखिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन when we provide the sufficient amount of energy by which electron completely leave the attraction force of nucleus, this process is called ionization of atom. In this process atom get positive charge. Why? Because electron left the atom. एक इलेक्ट्रॉन कम, देखो शुरुआत में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन भाग गया मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इफेक्टिवली ज्यादा हो गए, एक प्रोटॉन कम ज्यादा नहीं हुए, बट एक इलेक्ट्रॉन कम होने से नेट चार्ज कितना हो गया एटम पर, पॉजिटिव हो गया। तो उसे हम बोलते हैं एटम का आयनाइजेशन हो जाना। आगे चल के फॉस्फोरस एटम हम जब डोप करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तो वहां पर होगा आयनाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर है बात सभी को? चलिए, तो एनर्जी लेवल का एक फंडामेंटल आइडिया मैंने आपको दिया, व्हाट इज एनर्जी लेवल, कैसे इसे डिफाइन करते हैं टर्म्स में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में एनर्जी बैंड फॉर्मेशन, यानी कि हाउ एनर्जी बैंड एग्जैक्टली फॉर्म्ड इन द सेमीकंडक्टर्स। ओके, यानी कि अभी तक हम सिर्फ एक एटम को स्टडी कर रहे थे और एक एटम के अंदर किस तरीके से एनर्जी लेवल्स डिफाइन होते हैं इसकी हमने चर्चा की। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं, देखिए ये सारे डिस्कशन आपको कॉन्सेप्चुअली एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। ओके, तो कंफ्यूज ना हो। एक एक बात, आप अभी तक के जितने भी सेशन, अभी 2 सेशन इसमें इफेक्टिव हुए हैं, मतलब क्लास जहाँ तक स्टार्ट हुए एक्सेप्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो वहाँ से आप एक एक चीज़ समझिएगा, लिखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। सब्जेक्ट थियोरेटिकल है बट आई विल लाइक टू ट्राई कि आपको सब्जेक्ट की एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग आए, थोड़ा सा आप समझते हुए सब्जेक्ट को पढ़ें। इट इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग वन बट लिटिल बिट थ्योरी सब्जेक्ट, सो थोड़ा बहुत कई बार लगता है यार बहुत लेजी हो रहा है, बट इट्स ऑलवेज फाइन। ओके, सो आज हमने जान लिया है यहाँ तक कि एटम में किस तरह से एनर्जी लेवल डिवाइडेड होते हैं। अब इन एनर्जी लेवल्स की मदद से हम जानेंगे कैसे सिलिकॉन के अंदर एनर्जी बैंड बनते हैं, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इन सब की बातों की चर्चा होती जाएगी और आगे आगे डिस्कशन बढ़ता जाएगा सेमीकंडक्टर की तरफ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।